start our class. Chalo. So, dear students, I have already explained you about the diagram of एनिमल सेल. दिस वाज द एनिमल सेल. मैंने जो आप लोगों को कल बताया था ये एनिमल सेल था और इसके डायग्राम को हम लोगों ने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. बहुत सिंपली मैं एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. देखिए, ये हो गया एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड देयर इज अ स्मॉल पोर व्हिच कैन इजीली विजिबल हियर. मैंने यहाँ पे स्मॉल पोर बना रखा है जो कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. यू मस्ट ड्रॉ इट. आप लोग जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ड्रॉ करिए एंड यू प्रैक्टिस इट. इसको प्रैक्टिस करिए. सो these are the openings and these openings are called nuclear pore. इससे क्या होता है, मान लो ये सेल है, दिस इज अ सेल और दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. द substance from inside to outside and from outside to inside of the nucleus go in and out of the cell. न्यूक्लियस मतलब साइटोप्लाज्म से कोई चीज को यदि अंदर जाना है then it can go to the help of nuclear pore. या न्यूक्लियस से कोई चीज को बाहर निकलना है then it can come out with the help of nuclear pore. So hope you understand the importance of nuclear pore. nuclear pore का आपको importance समझ में आया होगा. Next, the nuclear membrane is made up of double membrane. nuclear membrane कैसा बना हुआ है? डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है. डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है और इसके बीच में बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं. ये सारे के सारे बातें आप लोगों को मिलेंगी. Now you can see there is a network like structure inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर में आपको एक जाली जैसा, जालीनुमा, जाली की तरह, बिल्कुल जाली की जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. दिस और यू कैन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, रस्सी की जैसा. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमाटीन फाइबर. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रोमाटीन फाइबर. क्रोमाटीन फाइबर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्रोमाटीन फाइबर क्या होता है. नाउ यू कैन वेरी इजीली सी अ वेरी लार्ज, वेरी बिग स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इन वन और मोर इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसा एक या एक से ज्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है. और इस डार्क स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एक ही चीज का नाम है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है. नहीं, ऐसा नहीं है. न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलते हैं. ये ऑलमोस्ट एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट सेल के किसी एक साइड में मौजूद होता है. ठीक है. इवन कई बार तो प्लांट सेल जब डेड होते हैं तो ये न्यूक्लियस मौजूद होता भी नहीं है, उसके अंदर दिखाई भी नहीं देता. बट एनिमल सेल के अंदर में ये एनिमल सेल के अंदर में ये दिखाई देता है. समझ में आ गया? तो ये हो गया न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमाटीन फाइबर है इसका काम क्या है? और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है, यू कैन से जो लिक्विड है, जिस लिक्विड के अंदर ये क्रोमाटीन फाइबर, ये नेटवर्क घूम रहा है, इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर और जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. तो अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे. नाउ I am going to make you understand about the nuclear membrane. Nuclear membrane is first of all made up of bilayer lipid and protein. ये किस चीज का बना हुआ है? ये भी लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है. जैसे सेल मेम्ब्रेन बना हुआ था वैसे ही इसका कंपोजिशन है. मतलब बाइलेयर लिपिड, 2 लेयर लिपिड का बना हुआ है
और ऊपर से और नीचे से और बीच बीच में इसको प्रोटीन ने घेर रखा है। सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। ऐसे स्ट्रक्चर को जो बाइलेयर लिपिड से बना हुआ है, बाइलेयर लिपिड है और जहां तहां प्रोटीन देखने को मिलता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, ये यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो चीजें हैं वो या तो अंदर जा रही हैं और बाहर निकल रही हैं, तो ये बाहर और अंदर निकलने में ये न्यूक्लियर पोर बहुत मदद करते हैं। ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से अलग करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत वाइटल चीजें होती हैं, तो उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, if I say about the nucleolus, यदि न्यूक्लियोलस के बारे में जिक्र किया जाए, so it is a very condensed area present in the nucleus, inside the nucleus. It is either 1, 2 or more. कभी कभी एक हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। यदि फंक्शन के तौर पे बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वेरी सिंपली, बहुत सिंपल तौर पे बात किया जाए तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनने में मदद करता है, राइबोसोम को बनाने में मदद करता है। और चूंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो देयर बाय इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस करने में भी मदद करता है। लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम बनाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। कम से कम हाथ तो दिखा दो मेरे भाई। If you all are understanding, just show me your hand. Okay. सबको पता ही है, क्योंकि I know I have already taught them. Now I am going to explain you about the chromatin fiber. Chromatin fiber is actually chromatin fiber is धीरज कुमार बोल रहे हैं कि who help to make राइबोसोम। राइबोसोम बनने में कौन मदद करता है? न्यूक्लियोलस। आप मेरे बात को ध्यान से नहीं सुने बेटा, ध्यान से सुनिए, सबको बहुत क्लियरली समझ में आएगी बात। तो क्रोमाटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ 40% डीएनए। क्रोमाटिन फाइबर जो है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कम से कम कॉपी वर्क में करो। एंड 60%, बहुत लोग तो होमवर्क सो ही नहीं कर रहे हो, जब घर पहुंचूंगा ना थोड़ा बारिश कम हो जाए उसके बाद तब पता चलेगा। क्रोमाटिन फाइबर जो है वो 40% डीएनए का बना होता है एंड 60% जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए और प्रोटीन ये कैसे आपस में बाइंडिंग होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए आके जाकर के 8 प्रोटीन को, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, 8 हिस्टोन, इट इज अ 8 हिस्टोन प्रोटीन। द डीएनए कॉइल इज 2.5 टाइम्स, 2 और अढ़ाई बार ये ट्विस्ट करके फिर आगे की तरफ निकलता है। अगेन इट ट्विस्टिंग द 2.5 टाइम्स। इस तरह से ये आगे जाते जाते हर बार कहीं ना कहीं ये हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड कर रहा है, और बाइंड कर करके क्या बनाता है, एक चेन बनाता है, ऐसे सिंपली चेन बनाता चला जाता है ऐसे। और ये बिल्कुल जैसे ये जो चेन बन गया, जैसे ये जो डीएनए है ये कॉइल होता जा रहा है आगे, जैसे ये डीएनए है तो डीएनए ऐसे सीधा था, आगे जाकर के ये क्या होगा, जैसे मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन, ये वाला हिस्टोन प्रोटीन है, ऐसा हिस्टोन प्रोटीन, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे करके ये क्या होता है आपस में जिलेबी के इमरती की तरफ सस्ता चला जा रहा है, जिलेबी में नहीं होता है, ऐसा ऐसा ये कॉइल बनता चला जा रहा है। इसमें सब में डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, और ये कॉइल्ड हो करके क्या बन गया, क्रोमाटिन फाइबर। बात समझ में आ गई सबको? सबको बोलो एक बार समझ में आ गई, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ समझ में आ गई, चलो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, अब इसको थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आप लोगों को, जरा समझिएगा आप। देखिए ये है डीएनए, ये है डीएनए। डीएनए क्या है, आगे जाकर के 8 हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल किया, फिर आगे गया, फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल किया, फिर आगे गया, फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल किया, फिर आगे गया 8 हिस्टोन को प्रोटीन को कॉइल किया, ऐसे कॉइल करता हुआ जा रहा है।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एक हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, फिर हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए, फिर हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए, ऐसे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मोतियों के हार जैसे। अब ये इस मोतियों का हार को यदि आप कॉइल की तरह सजा दो तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। ये हो गया कॉइल, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, क्रोमाटिन फाइबर। ये क्रोमाटिन फाइबर और कॉइल्ड होगा, ये क्रोमाटिन फाइबर भी कॉइल्ड होगा, कॉइल्ड होते 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 एक ऐसा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर, इसका नाम हो जाएगा क्रोमोजोम। तो क्रोमाटिन फाइबर ही बाद में क्रोमोजोम बन जाता है, क्रोमोजोम। क्लियरली बताता हूं, एक एक चीज को बहुत क्लियर करता हूं, दोबारा देखो। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, नाम क्या है स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियोसोम। नोट कर लो, न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले गोलाकार स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो डीएनए ने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन को घेरा, फिर आगे गया, फिर हिस्टोन प्रोटीन को घेरा, फिर आगे गया, फिर हिस्टोन प्रोटीन को घेरा। ऐसे करते करते ये एक बीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये बीट लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉइल बनाता है जा रहा है, कॉइल बनाते जा रहा है, कॉइल बनाते जा रहा है, और कॉइल बनाते 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 एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जो बीच वाला कॉइल बना रहा है उसको बोल रहा है क्रोमाटिन फाइबर, और ये क्रोमाटिन फाइबर अगेन कॉइल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाता है। अल्टीमेटली क्रोमोसोम का मतलब ही होता है क्रोमाटिन फाइबर, और क्रोमाटिन फाइबर का ही मतलब होता है डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए का मतलब होता है ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा, सब एक ही चीज है, बस कॉइलिंग का अंतर है, कोई कॉइल्ड है, कोई ज्यादा कॉइल्ड है, कोई कम कॉइल्ड है। वो ज्यादा कॉइल्ड है तो उसका नाम हो गया क्रोमोसोम, कोई कम कॉइल्ड है तो उसका नाम हो गया डीएनए, प्रोटीन अलग हो गया, और कोई जो बीच वाला कॉइल्ड है इसको बोल दिया क्रोमाटिन। सबको समझ में आया ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डीएनए में क्या है, ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर, टाइम कम है, 20 मिनट निकल चुका, डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, जरा देखते हैं। डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड है, बिल्कुल सीढ़ी जैसा है। कैसा है, सीढ़ी जैसा। ये देखो मतलब सीढ़ी है, और सीढ़ी को हम टेढ़ा कर दें, ये सीढ़ी है, सीढ़ी को यदि हम टेढ़ा कर दें तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, ट्विस्ट कर दिए टेढ़ा, ऐसे ऐसे घुमा दिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें है कुछ नाइट्रोजन बेसेस, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। इधर का एक नाइट्रोजन बेस, उधर का नाइट्रोजन बेस, ऐसे ये लोग कॉइल करते हैं आपस में। ये लोग अपना क्या बना रखे हैं, इन लोगों ने अपना, हाँ, इन लोगों ने अपना क्या बना रखा है, सीढ़ी जैसे की स्ट्रक्चर बना रखा है। और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये सब के सब मिल करके क्या बन जाते हैं, ये सब मिल करके कोड बन जाते हैं, कोड। और यही कोड जो है ये क्या करता है, ये एक एक कोड हो या एक से ज्यादा कोड हो, सब मिल करके क्या बन जाते हैं, जीन। और जीन क्या करता है, कैरेक्टर दिखाता है ना, कैरेक्टर, सो कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, सो कैरेक्टर ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं, लगभग 30,000। वी हैव 30,000 कैरेक्टर इन आवर बॉडी। सो द डीएनए कंटेन द जीन्स, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन्स है, ठीक है। सपोज आई एम शोइंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई एम ब्लैक, मैं काला हूं। द ब्लैकनेस ऑफ द स्किन इज ड्यू टू अ प्रोटीन। हमारे बॉडी में जो कालापन आया हुआ है उस प्रोटीन की वजह से है। प्रोटीन का नाम क्या है, मेलानिन। सो मेलानिन इज अ प्रोटीन, मेलानिन क्या है, एक प्रोटीन है, एंड दिस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन जीन, ये कोई ना कोई जीन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दिस जीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, ये डीएनए में मौजूद है। और ये डीएनए कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है। और ये सेल कहाँ पर है, ये जो स्किन में जो कलर शो कर रहा है वो स्किन में मौजूद होगा। ऐसे सेल जो मेलानिन कलर दे रहे हैं वो कहाँ मौजूद होंगे, स्किन में। हमारे बॉडी के सारे सेल्स में ये जीन है, लेकिन ये जीन एक्टिव कहाँ है, जहां पे इसको काम दिखाना है, इसको काम कहाँ दिखाना है, हमारे स्किन पे दिखाना है, इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव है। हमारे सलाइवा में एक हार्मोन है, सॉरी एक हार्मोन बोल रहे हैं, एक एंजाइम है, नाम है सेलेब्री एमाइलेज।
हमारे सलाइवा में एक एंजाइम है, नाम है सैलिवरी एमाइलेज। वो सैलिवरी एमाइलेज क्या है? वो एक प्रोटीन है, सबके थूक में है वो सैलिवरी एमाइलेज। नाम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये भी एक प्रोटीन है। इसको कौन बना रहा है? इसको भी एक जीन बना रहा है। ये जीन कहाँ मौजूद है? डीएनए में मौजूद है। डीएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है? सेल के अंदर मौजूद है। और ये सेल मौजूद कहाँ है? ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड में मौजूद है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, समझ में आया? और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे डिफरेंट पार्ट्स में हैं, और पार्ट्स के अंदर में ही वो एक्टिवेट होते हैं। जहां पर जिसको एक्टिव होना है वो वहां पर एक्टिविटी शो करेगा, और नहीं तो वो सोया रहेगा, वो स्लीपिंग कंडीशन में रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे लीवर के अंदर हेपारिन सिक्रीट करना है तो वो सिर्फ लीवर में ही सिक्रीट करेगा। इवन कि ब्रेन में भी हेपारिन सिक्रीट करने वाला सेल है, और सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर में जीन है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर में वो जीन मौजूद है। लेकिन वो चीज यहाँ काम नहीं करेगा, समझ में आया? जहां उसकी जरूरत होगी वहीं वो काम करेगा। बहुत क्लियर बात बताया मैं आप लोगों को बेटा, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक। चलो अब एक बार फटाक से देख लेते हैं पूरे टॉपिक को मैंने कैसे सजाया है आप लोगों के सामने। तो पहली बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना है। आप आज का क्वेश्चन यही है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर of the nucleus with a लेबल डायग्राम। ठीक है, लेबल डायग्राम के साथ आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला है न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है सपोज, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इसके पास। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बता रहा हूँ, विथ कवर इट ऑल अराउंड, जो इसको चारों तरफ से कवर करके रखा है। देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहाँ था? पोर्स मौजूद है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, पहले ही बता दिया। देयर आर क्रोमोजोम, इसके अंदर में क्रोमोजोम्स हैं। क्रोमोजोम क्या है? ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन फाइबर भी कॉइल्ड हो जाए। अब लिख लो आप लोगों को जो नहीं समझ में आता है, द कॉइल्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोजोम का मतलब ही होता है कि वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोजोम। क्रोमेटिन यदि बहुत, क्रोमेटिन फाइबर यदि बहुत ज्यादा ही कॉइल्ड हो जाए देन उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोजोम। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या बोला? देयर आर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम कैसा दिखाई दे रहा है? रॉड जैसा दिखाई दे रहा है। देखो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जिसके अंदर में क्या है? क्रोमोजोम के अंदर में जीन्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्रोमोजोम कहो, क्रोमेटिन फाइबर कहो, या डीएनए कहो, प्रोटीन का यहाँ पे कोई खास काम नहीं है। मेन काम डीएनए का है। प्रोटीन सिर्फ डीएनए क्रोमेटिन फाइबर को बांध के और कॉइल बनाने के लिए बना हुआ है। उसका काम है उसको कॉइल करके रखना। समझ में आया? मेन काम डीएनए का है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सर से लेके पांव तक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पापा से आपको मिला, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी से आपको मिला, वो सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके मम्मी पापा से आया हुआ है। और वो भी किसके माध्यम से आया हुआ है? क्रोमोजोम के माध्यम से आया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है द क्रोमोसोम कंटेन टू पार्ट। क्रोमोसोम में दो थिंग होता है। क्या क्या होता है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल। ये पूरे सेल को बनाने की ताकत रखता है डीएनए। समझ में आया? डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइज कर सकता है नया सेल और कंस्ट्रक्ट कर सकता है नया सेल। प्रोटीन का जैसे कि मैंने आपको काम बताया, ये सिर्फ पैकेजिंग करने का काम करता है। डीएनए को पैकेज करता है, पैकेज करता है, कवर करता है एक जगह पे। समझ में आया? चलो सबको म्यूट कर देता हूं मैं, अनम्यूट करता हूं सबको। एक बार बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। किसी को कोई नया चीज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सब पहले से ही पता है सबको? सबको पता है ना? यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते चलो।
सो क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन इज द थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। सेल में ही मौजूद होता है, ये डीएनए का ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, डीएनए और प्रोटीन का कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्रोमाटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू क्रोमोसोम, यही आगे जाकर के कॉइल बनकर के क्रोमोसोम बनाता है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। अब आते हैं हम लोग इसके आगे वाले लाइन में। हाँ ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन मैंने आप लोगों के लिए तस्वीर लाया है, मतलब नेट से ही लाया, लेकिन ये खोजने में बहुत दिक्कत होता है बेटा, मिलता नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पे ये आपको क्रोमाटिन नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इस क्रोमाटिन नेटवर्क को खोल के दिखा रहा है। ये देखो, ये डीएनए है, डीएनए जो है सीढ़ी जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। ये जाकर के क्या किया, आगे प्रोटीन को कॉइल किया, फिर प्रोटीन को कॉइल किया, फिर प्रोटीन को कॉइल किया, फिर प्रोटीन को कॉइल किया। ऐसे ही ये जो प्रोटीन को कॉइल तो कर ही रहा है और खुद भी कॉइल होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ, ट्विस्ट हो गया, फिर आगे जाकर के फिर यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, फिर आगे जाकर के देखो ये ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये ट्विस्ट होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली ये नेटवर्क बना रहा है। अब ये नेटवर्क भी यदि अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए तो ये क्रोमोसोम बनाए, ये क्रोमोसोम है। ये नेटवर्क आके जाकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखता है? इट इज विजिबल, निकलो इसको, इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ही आपको ये दिखेगा, वरना ये नहीं दिखेगा। ठीक है, इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस में दिखेगा, नहीं तो नॉर्मली आपको क्या दिखेगा, क्रोमैटिन फाइबर दिखेगा। नॉर्मल सेल्स में आप देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, यू कैन ओनली सी द क्रोमैटिन फाइबर। ओके, means chromosome is visible in form of chromatin fiber. Now if I say about the chromosome, यदि क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। पहले ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, द क्रोमोसोम वाज लुकिंग लाइक दिस एंड आफ्टर दैट इट स्प्लिट एट द सेंटर। ये दोनों भाग सेंटर में टूट गया एंड द टू पार्ट्स लुक लाइक दिस। ये एक पार्ट इधर आ गया और दूसरा पार्ट ऐसे आ गया और बीच में कंडेंस्ड एरिया बन गया। इस कंडेंस्ड एरिया को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है जो बीच में अटैच्ड है एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो एक तरफा देख रहे हो, ये वाला एक लाइन और ये वाला एक लाइन, ये वाला जो देख रहे हो, दिस इज द क्रोमाटिड। क्रोमाटिड, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सिंपल टर्म है, लेकिन 2-3 बार करना पड़ेगा। ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड दोनों एक दूसरे का कॉपी है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो भाई चलो। तो आप लोगों को आज के डेट में मैंने सिर्फ न्यूक्लियस समझाया। अब आगे चलते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि अभी 33 मिनट हुआ है, अपने पास और भी बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम का हम लोग फायदा उठाते हैं। आते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको बोला जाता है इट इज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ब्रेन माना जाता है, ऐसा अभी तक मतलब बहुत क्लियरली नहीं बोला गया, बट मान लिया गया कि न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बॉडी में कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट होता है और प्रोटीन बनाने का मास्टरमाइंड ये है। क्योंकि ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन राइबोसोम को कौन पैदा कर रहा है? न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम किसके साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा? आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा। ये नोट कर लो, राइबोसोम प्लस आरएनए मिलकर के ये लोग काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और इस प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और इस प्रोटीन से क्या आता है? बॉडी का कैरेक्टर आता है, बॉडी कैरेक्टर। हम लोग जैसा कि आप पहले से पढ़े हुए हैं, हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो बनाने में प्रोटीन का बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। हम जैसा कि कहते हैं प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हम मान लो कि एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, हम मान लो कि खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, एनिमल प्रोटीन है। मैं तो भाई वेज खाता हूँ, नॉन वेज तो नहीं खाता। मान लो कि बच्चे लोग नॉन वेज खा रहे हैं, सपोज मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, है ना, और यू कैन से अंडा खा रहे हैं,
तो उनके बॉडी में वो तो दूसरे एनिमल का प्रोटीन खा रहे हैं, बॉडी खा रहे हैं, यानी किसी दूसरे मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का वो बॉडी खा रहे हैं। वो बॉडी के अंदर जब आप उस बॉडी को उसको जब अपने पेट के अंदर लेते हैं तो पेट क्या कहता है, उसको डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी का प्रोटीन बनाता है। हमारे वो छोटा छोटा प्रोटीन, छोटे छोटे दाना दाना बना देता है, छोटे छोटा प्रोटीन का दाना बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। अब ये आरएनए और राइबोसोम मिल करके इस अमाइनो एसिड को हमारे बॉडी के प्रोटीन, यानी कि ये जो अमाइनो एसिड है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमने पाया था, और इस और अमाइनो एसिड को राइबोसोम और आरएनए, हमारे बॉडी का राइबोसोम हमारे बॉडी का आरएनए मिल करके हमारे बॉडी का प्रोटीन बनाएंगे और ये हमारे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ में आया? तो इसका मास्टरमाइंड कौन है भाई? इसका मास्टरमाइंड है न्यूक्लियोलस। सो इट कंसिस्ट प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। समझ में आ रहा है सबको? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम बनाने में मदद करता है, एंड विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब देखोगे यहाँ पर एक न्यूक्लियस का बहुत बहुत सिंपल सा फिगर दिया हुआ है और उसके साथ दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर। देखो ये देखो, ये देखो, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस सेल, इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? फाइब्रिलर सेंटर। ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहा है, ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी बहुत छोटे हो आप लोग इस मामले में, बस समझ लो ये ग्लैंडुलर कंपोनेंट है, प्री राइबोसोमल, यहाँ पे राइबोसोम बनने का काम होता है, और डेंस यहाँ पे ज्यादातर राइबोसोम, मतलब जो राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, बस ये समझ लो कि न्यूक्लियोलस है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है भाई? डीएनए होता है और क्रोमेटिन फाइबर होता है। इस बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है ना। देखो लिखा है, समटाइम्स सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेल के पास हो सकता है कि न्यूक्लियस, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बस उनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, अंदर में एक सिंगल क्रोमेटिन फाइबर है, बाहर में सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं है। सो सच ए न्यूक्लियस विद नो डेफिनिट न्यूक्लियर बाउंड्री, मतलब न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डेफिनिट न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है, बट अंदर में न्यूक्लियर बॉडी है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग, डिफाइन न्यूक्लियोइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद क्या आगे है, छोटा सा और टॉपिक है, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक। ये तो आप लोग जानते ही हो, यू ऑल नो अबाउट दिस। प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव अ डेफिनिट न्यूक्लियस, जिसके पास एक साफ और बहुत क्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिज्म व्हिच सेल डू नॉट हैव अ डेफिनिट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये गलत हो गया बेटा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। नोट करते समय दिमाग में कुछ और बातें चल रही होंगी, इस समय मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्गेनिज्म व्हिच सेल डू नॉट हैव अ डेफिनिट न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। डेफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट न्यूक्लियर बॉडी है। न्यूक्लियर बॉडी कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उस समय हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं आप। What are eukaryote? Eukaryotic किसको बोलेगा? Organism whose, ये सारे क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। Which have a true nucleus that is bounded by well-defined nuclear. प्लीज मूव ऑन करेंगे। Organism whose cell contain well-defined nuclear membrane, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, are called eukaryote। समझ में आई क्या होगा आपको? खाली इसके अलावा नहीं, इसमें और भी है, खाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। Organism who do not have nuclear membrane, इसके अलावा और क्या क्या नहीं है इसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट। और इसमें सारे के सारे चीज होंगे, आप लोगों के पास पहले भी डेफिनेशन मेरा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप लोगों को समस्या होगा इसको लेकर के। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, 1 मिनट और टाइम बचा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट।
Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. Differentiate between प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ से मिल जाएगा बेटा आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे बहुत क्लियरली स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को बेटा? यहाँ आज तक के लिए यही